हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। हम देख रहे हैं सी टेट के प्रीवियस पेपर की मैराथन। और ये जो मैराथन है ये आएगी CTET पेपर, ठीक है, पेपर 2, ठीक है। SST वाला पोर्शन हम इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी हो पाएगा। और एक मैराथन मैंने कंप्लीट करा दी है जिसमें मैंने 40 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। आज जो मैराथन मैं कराने वाली हूँ वो 40 से ऊपर की कराने वाली हूँ। अभी लगभग आपके पास 7 दिन है और इन 7 दिन में आप ऐसा क्या करें कि आपका सी टेट क्लियर हो जाए, ठीक है। इन 7 दिनों की तैयारी मैं एक एक आधा मिनट लूंगी आपको आपका, और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से केवल और केवल 7 दिन में अपना सी टेट का पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्या होता है, 60 नंबर का पेपर 2 वाला पोर्शन आता है, ठीक है। इस 60 नंबर में 40 नंबर की आती है आपकी एनसीईआरटी से एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर का, ठीक है। और 20 नंबर का आता है आपका पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस 40 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं जो किससे संबंधित है, 6th 7th और 8th क्लास से, ठीक है। कौन कौन सी 6th 7th और 8th क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट है ये सारी की सारी 4-5 घंटे से ज्यादा की नहीं है, यानी कि 4-5 घंटे में आप तीनों क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, तीनों क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, तीनों क्लास की पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 4-5 घंटे का समय अगर आप डेली निकालते हैं तो 2 से 3 दिन में आप सारी की सारी बुकों को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 4-5 घंटे भी नहीं लगाना चाहते और भी जल्दी अपना रिवीजन, फास्ट रिवीजन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, कौन सा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, 828287789818, ठीक है। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पर बुक के जो चार्जेस हैं वो 20 रुपीज है। इससे आपका बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू मैंने जो भी प्लेलिस्ट में जितने भी एमसीक्यू कराए, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही आपको पीडीएफ में मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये केवल और केवल 20 रुपीज में आपकी एक बुक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 20 रुपीज पेमेंट करनी है बस, और आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। और ये जो एमसीक्यू हैं ये केवल सी टेट में काम नहीं आएंगे, वो आप जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम दोगे उसमें भी ये बुक आपको काम में आएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो आप ये ओनली 20 रुपीज में और इस व्हाट्सएप नंबर पर ये सारी प्ले लिस्ट में जितने भी एमसीक्यू कराए इन सबको खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं कोई बात नहीं, इन सभी प्ले लिस्टों को देख लो, तो आपको 7-8 दिन में पूरा की पूरा सीटेट क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखो ये जो मैराथन में करा रही हूँ ये 40 नंबर के लिए करा रही हूँ, ठीक है। एक मैराथन अपलोड हो गई है, दूसरी ये रही, ठीक है। हद से 2 मैराथन और आएंगी, ठीक है। ये तो आपका पूरा की पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बेसिस। उसके बाद आएगा 20 नंबर के लिए हम मैराथन करेंगे, उसके लिए भी तीन मैराथन लगभग लगेंगी, ठीक है। उसमें सारी की सारी पेडागोजी हम निपटा लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं पेडागोजी का और बताना भूल गई आपको। देखो 40 नंबर का तो मैंने वो प्लेलिस्ट बता दी आपको, और 20 नंबर की आप तैयारी कहाँ से करोगे, तो 20 नंबर की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की पूरी प्लेलिस्ट करा रखी है, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको केवल और केवल पेडागोजी स्पेशल वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। कौन सी, पेडागोजी स्पेशल वाली। वहां से आपके सारी की सारी पेडागोजी से रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको समझ में आने लगेगी पेडागोजी की लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका काफी हद तक चीजें सही हो जाएंगी। और इन अगर 7 दिनों में आपने मन लगाकर पढ़ाई करी तो आपके आराम आराम से 60 में से 50 मार्क्स तक आ सकते हैं, ठीक है। 45 तक तो बहुत आराम से आ जाएंगे आपके, अगर जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने वैसे किया तो, ठीक है। मेरे आ चुके हैं, मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी और उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलन में की गई थी, ठीक है। पहला है अरिकमेंडू में करी गई थी, दूसरा है कावेरी पट्टनम में की गई थी, तीसरा है अमरावती में करी गई थी, और चौथा है मदुरई में करी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, मदुरई में करी गई थी, ठीक है। संगम साहित्य की जो रचना का संकलन किया गया था वो मदुरई में करा गया था। और ये जो संगम साहित्य है ये किससे संबंधित है, चेल चोर और पांड्यों से संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर है 42, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध के विषय में सही है वो हमें बताने हैं। पहला है इसमें ए, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। बी है, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, गलत है। और सी है, बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों
के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध बोलते थे ना केवल आपको मनुष्यों का सम्मान करना है, जबकि आपको जो जीवात्मा है, जो भी हैं, जानवर हैं, इन सब का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है डी में, बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ हाँ, इसके बाद जो भी जीवन आएगा उस पर भी प्रभाव डालेंगे। तो देखो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा, जिसमें बी नहीं रहेगा। तो फोर्थ वाले में बी नहीं है, यही वाला जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन कह रहा है कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन है ए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का मतलब होता है भूमि से लेने वाला टैक्स। ठीक है, भूमि के ऊपर जो हम टैक्स लेते हैं उसमें के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। बी है, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने की छूट दी गई। बिल्कुल गलत बात है। जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आया तो उन्होंने सामंतों को बिल्कुल साइड कर दिया और उन्होंने अपने हिसाब से शासन चलाया। उन्होंने बोला कि जितना भी टैक्स आएगा वो हम लेंगे और हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ए सही है और बी गलत है। तो पहला ही आंसर जो होगा 43 का वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है। ठीक है, मणिमेखलाई महाकाव्य दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध एक बुक है और उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। पहला है इसमें यह तमिल में लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है, तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिल साहित्य में सबसे बड़ा साहित्य है कौन सा, मणिमेखलाई। ठीक है। बी है इसमें यह सतनाल नामक कवि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सी है इसमें केवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, A1 कहानी है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा एकदम पढ़ने में। ये आपकी ही एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है ना, 6 क्लास की बुक से आया ये क्वेश्चन। डी है यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। नहीं, 2500 वर्ष पूर्व पहले नहीं, लगभग 1500 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। तो जिस ऑप्शन में डी नहीं होगा वही सही होगा, तो पहले में डी नहीं है वही सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 45। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 45 में, ओहम लोग वर्तमान समय के से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। ओहम जनजाति थी वो किस देश की जनजाति थी जो बाद में आकर कहाँ बस गई थी, असम में। ठीक है, ओहम लोग अभी कहाँ रहते हैं, असम में रहते हैं। ठीक है, ओहम जनजाति कहाँ रहती है, असम में रहती है। तो ये पूछ रहे हैं कि ओहम जो जनजाति है वो किस देश से आई थी, तो वो आई थी म्यांमार से। ठीक है, बिल्कुल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है, इनसे म्यांमार की सीमा लगी हुई है। ठीक है, इनसे क्या किसकी सीमा लगी हुई है, म्यांमार की सीमा लगी हुई था और यहीं से लोग आए थे, कहाँ रह रहे थे, असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं और 17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है। ठीक है, सूरत कहाँ है, हमारे गुजरात में है। गुजरात में जो व्यापार हो रहा था उस समय, ठीक है, जो सूरत था उस समय, सूरत के विषय में कौन सा कथन इसमें सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर है पहला, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के मुख्य द्वार था। बिल्कुल सही बात है। बी है, इसे मक्का का प्रशस्त स्थान भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से हाजी यात्री यहाँ से जहाज से रवाना होते थे। ठीक है, अगर हम देखें तो जो मक्का के लिए जाते हैं वो ज्यादातर कहाँ से जाते हैं, वो गुजरात से ही जाते हैं। ठीक है, जाते थे उस टाइम पे। और गुजरात से सीधी फ्लाइट, पानी के जो जहाज थे, पहले फ्लाइट नहीं चलती थी, तो पानी के जहाजों में बैठकर कहाँ जाते थे, हज की यात्रा करने, यानी कि मक्का मदीना जाते थे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, उसका पूर्व द्वार बोलते हैं। मक्का का पूर्व द्वार बोलते हैं किसको, गुजरात को। ठीक है, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, 7th क्लास की बुक में, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मक्का की ओर मुंह करके बैठने को बोलते हैं किबला। ठीक है, क्या बोलते हैं, किबला। सी है इसमें, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसत 5000 जहाज इस बंदरगाह पर देखे जा सकते थे। यानी कि कितना बिजी रहता होगा ये बंदरगाह, जो 5000 जो जहाज थे वो इस बंदरगाह पर हमेशा रहते थे। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी, ये वाला जो
थर्ड वाला है ये इसमें गलत होगा, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए और बी सही है, ठीक है। 5000 जहाज इसमें ज्यादा बता दिए हैं, इतने जहाज नहीं होते होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर है 47। प्रचारकों ने श्रीरामपुर में एक मिशन खोला, ठीक है। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था। श्रीरामपुर जो कहाँ है, वो जो पश्चिम बंगाल में है इस समय, ठीक है। तो ये एक मिशन खोला गया और ये किस कंपनी ने खोला था, तो ये खोला था डेनिस ने, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स की कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस की कंपनी का नाम क्या था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों की कंपनी का नाम क्या था, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसी तरह से एक डेनिस नाम की कंपनी थी, ठीक है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने यहाँ पर ये खोला था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, ठीक है, मतलब उपनिवेश भारत में, जब भारत में अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए आए, उस समय हमारे यहाँ के जो एसटी लोग थे, ठीक है, हमारे यहाँ के जो जनजाति लोग थे, उनके साथ अंग्रेजी लोगों का किस तरह का व्यवहार था, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला है इसमें उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा ही चलता रहा, यानी कि पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा, ठीक है, ये तो हो जाएगा गलत। दूसरा है आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपने पूरे की पूरे प्रशासनिक अधिकार नहीं बना रखे थे। जो प्रशासन था वो किसके हाथ में चला गया था, अंग्रेजों के हाथ में। अंग्रेज डील कर रहे थे और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, पूरे के पूरे जंगल आरक्षित कर दिए थे और लगभग सभी जंगलों से एसटी लोगों को बाहर निकाल दिया था। अंग्रेजों ने बोला था कि तुम्हारी वजह से मतलब जनजातियों की वजह से क्या हो रहा है, वनों को नुकसान हो रहा है, जनजातीय लोग क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, ठीक है। ये तो एक चाल थी अंग्रेजों की एसटी लोगों से जंगल छीनने के लिए, ठीक है, और ये चाल उनकी कामयाब रही काफी हद तक, और उन्होंने एसटी लोगों को जंगलों से बाहर खदेड़ दिया, और एसटी लोग जो थे, यानी आदिवासी जो लोग थे, वो मजबूर हो गए शहरों में मजदूरी करने के लिए, ठीक है। तो प्रशासन जो था इसमें किसके हाथ में था, प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था, ना कि आदिवासियों के हाथ में। तीसरा है आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह और मालकाना अधिकार बनाए रखा, बिल्कुल सही बात है। वो कबीले टाइप के बनाकर रहते थे। गांव पर अधिकार किसका था, मुखियाओं का, लेकिन प्रशासन पूरा कौन देख रहा था, आदिवासियों का भी अंग्रेज देख रहे थे। अंग्रेज डिसाइड करते थे कि आदिवासी लोग किस जंगल में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, और जिस जंगल में जा सकते हैं उसमें कितने टाइम रुकेंगे, ठीक है। एक पास बनाया गया था कि तुम 15 दिन रुकोगे, अगर इतना टैक्स दोगे तो, और इससे ज्यादा टैक्स दोगे तो 1 महीना रुकोगे, मतलब पास इशू करे जाते थे। अब आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, उनको तारीख डेट वगैरह ये सब याद नहीं रहती थी, तो कई बार क्या होता था, आदिवासी लोगों को पता ही नहीं है कि टाइम हो गया और वो जंगल से बाहर नहीं आए अपने भेड़ बकरी और गाय भैंस को लेके, तो क्या होता था, उनकी गाय भैंस छीन ली जाती थी, या फिर उन पर ज्यादा टैक्स लगाकर पैसे वसूल करे जाते थे, उनके साथ मारपीट होती थी, कई बार उनके जानवर तक छीन लिए जाते थे, ठीक है। ऐसा करके अंग्रेजों ने खूब सताया है एसटी लोगों को, और ये सब जो हुआ, ये सब केवल और केवल औपनिवेशिक भारत में ही हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो मुगल आए थे, मुगलों ने हर जगह हाहाकार मचा रखा था, लेकिन कभी भी एसटी लोगों के अधिकार नहीं छीने और एसटी लोगों से उनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। पुराने राजा महाराजा जो भी रहे, उन्होंने एसटी लोगों से कभी भी जंगल नहीं छीने थे, ठीक है। एसटी लोगों की किसी भी परंपरा में, किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। एसटी लोगों के साथ जो सबसे बुरा किया है वो किन्होंने किया है, अंग्रेजों ने किया है, और और किसी ने नहीं किया, ठीक है। ना तो पुराने राजाओं ने किया था इनके साथ कभी भी गलत व्यवहार, और ना ही मुगलों ने किया था, ठीक है। बल्कि मुगलों को तो सबक सिखाया था आदिवासी लोगों ने, ठीक है, जो भील जनजाति के लोग थे उन्होंने, ठीक है, जो अहिर जनजाति के लोग थे उन्होंने, मुगलों की सेना के खिलाफ लड़ते थे ये लोग, ठीक है। तो इनको परेशान नहीं किया था, बल्कि ये राजा का साथ देने के लिए ऐसा करते थे। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49, और ये हमें मिलान करना है कि किसका मिलान किससे है, यानी कि ये कुछ दे रखा है कि यहाँ पर किसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और ये उनकी क्या दे रखी है, डेट दे रखी है। अब हम देखते हैं किसका मिलान किससे होगा। तो पहला दे रखा है इन्होंने कोलकाता, तो कोलकाता शहर है वो कब, कोलकाता शहर की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, वो हुई थी लगभग 1781 में, ठीक है। बी है बनारस संस्कृत कॉलेज कब खुला, तो ये खुला था 1791 में, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आया, 1935 में आया, ठीक है। और ये कौन लेके आए थे, मैकाले लेके आए थे, और मैकाले ने बोला था कि हमें भारतीयों को बस उतना पढ़ाना है कि हमारे यहाँ वो नौकरी कर सके, अफसर नहीं बनाना है हमें भारतीयों को,
बस उतना पढ़ाना है कि हमारे यहाँ क्लर्क की नौकरी कर सके, हमारे यहाँ साफ सफाई कर सके, क्योंकि भाई वो इंग्लिश बोलते थे, हम लोग हिंदी बोलते थे, या अपनी जो भी भाषा है, मराठी वाले मराठी बोलते होंगे, गुजराती वाले गुजराती बोलते होंगे, तो उनको कम्युनिकेशन करने में बड़ी मुश्किल होती थी अंग्रेजों को हमसे, है ना। तो वो लोग क्या चाहते थे कि जो मैकाले थे वो ये चाहते थे कि थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए इनको, ताकि ये हमारी बात समझ सके, और जो हम इनको डायरेक्शन दे रहे हैं, जो भी हम इनको आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी हम इनको बोल रहे हैं करने को, ये वो सब करें हमारे कहने पर। और ये कब करेंगे? जब इनको हमारा काम के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। और कब सिखाए जाएंगे? जब ये हमारा इतिहास जानेंगे, हमें जानेंगे, हमारी लैंग्वेज जानेंगे। इसलिए भारतीयों पर ना चाहते हुए इंग्लिश को थोपा गया, ठीक है। और ये काम सबसे ज्यादा किसने किया था? मैकाले ने किया था, ये वाला अधिनियम लाके, ठीक है। उससे भी महान एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था वुड, ठीक है। वुड डिस्पैच लेके आए और उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजों की स्थापना करी, स्थापना की बात कही, और उन्होंने बोला कि भारतीयों को अच्छे से पढ़ाओ ताकि वो हमारे यहाँ नौकरी कर सकें। तो ये कब हुआ था? 1854 में। ये दोनों डेट तो आपको याद होंगी, ये दोनों डेट आपको बीएड में पढ़ने को मिली थी, ठीक है। इसका सेकंड वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 50, और बहुत ही प्यारा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी? और सही उत्तर इसका चुने। पहला है महात्मा गांधी ने लिखी थी, नहीं, इन्होंने यंग इंडिया लिखी थी 1931 में, और जिसमें उन्होंने बोला था कि सार्वभौमिक मताधिकार हम देंगे, यानी कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे केवल पुरुष वोट डाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यूरोप में उस समय ऐसे ही चल रहा था। क्या चल रहा था यूरोप में? कि केवल पुरुष वोट डालेंगे, महिला नहीं डालेंगी। दूसरी चीज, पुरुष भी वो वोट डालेंगे जो 25 साल से ऊपर के हैं, पुरुष भी केवल वही वोट डालेंगे जो 25 साल के ऊपर के हैं, जिनका शहर में मकान है या गांव में जमीन है, यानी कि पढ़े लिखे हों, पैसे वाले हों, और 25 साल से ऊपर के पुरुष डालेंगे। और इस हिसाब से, इस आंकड़े से लगभग 30% लोग भी ऐसे होते थे जिनको वोट डालने का अधिकार होता था। तो पैसे वाले लोग होते थे, ठीक है। ये लगभग लगभग क्या पूरी तरह से प्रथम या द्वितीय स्टेट के लोग होते थे वहां पर, ठीक है। और जब अंग्रेजों ने यहाँ पर चुनाव कराए, यहाँ पे भी उन्होंने यही क्राइटेरिया रखा कि सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन यंग इंडिया नाम की एक पुस्तक थी, उसमें महात्मा गांधी जी ने बोला कि हम सबको वोट डालने का अधिकार देंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, ठीक है, पॉलिटी में लिखा हुआ है। दूसरा है भीमराव अंबेडकर, और तीसरा है ज्योतिराव फूले। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ज्योतिराव फूले ने लिखी थी गुलामगिरी, और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखी गई है, ठीक है। ये अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है कि वहां के लोगों को कैसे गुलाम बनाकर दूसरे देश यानी यूरोप में और अमेरिका में काम करवाया जाता था, उनका जीवन किस तरह का था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना करी थी? आर्य समाज की। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन नंबर है 51, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला है ए, बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह अरविंद नाथ टैगोर, ठीक है, और गलती से लिख गया है, टैगोर आएगा, टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कथन कि जो अरविंद नाथ टैगोर थे, ये इनके ही परिवार से, रविंद्रनाथ टैगोर का जो आपने नाम सुना है उन्हीं के परिवार से थे ये भी, ठीक है। तो ये वाला सही है। बी है, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कलाओं को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया था, और ऐलान किया था कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनसूत्राओं को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि ये कह रहे थे कि हमारी जो पुरानी प्राचीन शैलियां हैं उनके साथ रविदास की जो शैली है वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रवि वर्मा की जो शैली है वो कहीं ना कहीं उनको अच्छा दिखा रही है अंग्रेजों को, ठीक है। और हमें अपना इतिहास दिखाने के लिए, अपने लोगों को सुनाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए क्या जरूरत है कि हम पुरानी शैलियों का प्रयोग करें, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका फोर्थ, ए और बी दोनों सही है, और बी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, और ये बहुत ही अजीब गरीब सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है, इस पेपर में। और इस में जो लिखा हुआ है आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि इन लाइनों में क्या लिखा है, किस तरह की बात कही गई है। इन्होंने बोला है पंडित देखू मन में जानी, ठीक है। अगर आप अपने मन में देखेंगे तो आप क्या है? पंडित हैं। कहू धोई धूती कहाँ से उपजी, ये छुआछूत कहाँ से उपजी? तभी छूत तुम मानी, तभी से तुमने छुआछूत मानी। एक ही पाठ सकल बैठाए, ठीक है। छूती लेत धोत काकी, छूती ही जेवनी धोती अचवन, छूत ही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूत विराजती जाके संगना माया, ठीक है। तो ये छुआछूत के ऊपर इन्होंने बोला है, और इन्होंने पूछा है यहाँ पर सीटेट में कि कौन सा जो कथन है
वो सही है, इससे संबंधित है। तो देखो, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि किस बारे में बोला गया है, छुआछूत के बारे में बोला गया है, यानी कि अस्पृश्यता के बारे में बोला गया है। अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचार और धारणाओं से निर्धारित होती है। ये छुआछूत जो है, ये क्या है, ये भगवान ने नहीं बनाई है, ये कौन सी प्रक्रिया है, ये समाज ने रची है, ठीक है, समाज ने खुद बनाया है। ये ऊंची जाति, ये नीची जात, ठीक है, इनके साथ छुआछूत, ये सब समाज ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, इन लाइनों में ये कहा गया है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये सब किसने बनाया, इंसान ने बनाया, भगवान ने तो नहीं बनाया। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि हमारे विचार और धारणाओं से निर्धारित होती है कि हम किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 17 में, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। आर्टिकल 17 में आता है अस्पृश्यता उन्मूलन, और आर्टिकल 21 में आता है जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 ए में आते हैं, ए में आता है आपका 6 से 14 साल के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, इसमें कही गई है ये वाली बात, ध्यान रखना। ये कुछ आर्टिकल हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन नंबर 43 में कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्गीयों ने, यानी कि मिडिल क्लास, ठीक है, आप हर बात में बोलते हो ना हम मिडिल क्लास है, हम मिडिल क्लास है, ये उसी मध्य वर्गीय की बात हो रही है। मध्य वर्गीयों के नेता, मध्य वर्गीयों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाएंगे, यानी कि अगर आप ब्रिटिश शासन के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन करना चाहते हैं और आपको एक मिडिल क्लास वाला नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाएंगे, यानी कि सीधे सीधे बोला है कि अगर आप नेता बन जाए औपनिवेशिक भारत में, जब इंग्लैंड शासन कर रहा था तब, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी, इन सब तीनों में से आपको बताना है। पहला है अंग्रेज सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करेंगे। तो देखो, ये तो हो गई हिंसा, हमला करने वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। हाँ, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, जैसे चाइनीज सामान का बहिष्कार किया था जब उन्होंने गलवान घाटी में हमारे सेना के ऊपर फायर करने की कोशिश करी थी, या हमारी गलवान घाटी को घेरने की कोशिश करी थी। तो फिर उसके बाद टिकटॉक भी बैन हो गया था, चीन का बहुत सारा आइटम बैन हो गया था। वो क्यों हुआ था, वो इसलिए ही हुआ था ना कि भाई हमारी जमीन पर तुम कब्जा क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए उनका बहिष्कार। दूसरा है ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। बहस करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कि हम शासन करेंगे और हम बहस कर रहे हैं, बहस करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तीसरा है भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए शासकों से याचिका करना, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि हम सभी भारतीयों के ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। महाराणा प्रताप पूरे जीवन यही काम करते रहे कि मुगलों के खिलाफ पूरे के पूरे राजपूत को एक करते रहे, और राजपूताना अगर उस समय एक हो जाता तो शायद अंग्रेज हमारे देश में नहीं आते, ठीक है। ये जो आए, ये मुगलों के समय में आए और धीरे धीरे आते चले गए, अगर ये नहीं होता तो शायद नहीं आते, ठीक है। तो इसमें हमें, अगर हम मध्यवर्गीय हैं तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, और लोगों को एकजुट करना चाहिए, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर है 54, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना है। हमने ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, ये अपनाया 1991 में, और इसका पूरा की पूरा श्रेय जाता है मनमोहन सिंह को, ठीक है। मनमोहन सिंह ने ये पॉलिसी लेके आए थे कि हम कैसी अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मिश्रित यानी दोनों, दो चीजों का मिल जाना, ठीक है। मिश्रण जब तो बनेगा जब दो चीज मिल जाएंगी, तो कौन कौन सी दो चीज मिल जाएंगी, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं, यानी कि सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो मनमोहन सिंह जी ने ये स्कीम निकाली कि सारा काम ऐसा नहीं है कि सरकारी करेगी, ठीक है, कुछ सेक्टरों को प्राइवेट को भी दे दो ताकि हमारे देश का विकास स्पीड से हो सके, क्योंकि सारे सेक्टर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही, सारी चीज घाटे में जा रही है, इसलिए अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। तो उन्होंने बोला कुछ निजीकरण के लिए भी छोड़ दो, ठीक है, कुछ निजी चीजें भी रहने दो। जैसे हमारे देश में बहुत सारी जो ट्रेनें हैं वो प्राइवेट भी है, ठीक है, प्राइवेट को भी अब टेंडर धीरे धीरे मिलने लगा है, ठीक है, तो प्राइवेट भी चल रही है और भारतीय रेल सेवा भी चल रही है, ठीक है, तो दोनों चल रही है। तो उसी तरह से उन्होंने बोला कि कुछ चीजों को क्या कर देना चाहिए, हमें प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, और निजीकरण की जो शुरुआत करी थी वो मनमोहन सिंह ने ही करी थी, ठीक है। और उन्होंने वैश्वीकरण की भी बात करी थी, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सीटेट में तो ये मैंने पहली बार देखा है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में खूब जम के पूछा जाता है, यूपीएससी और एसएससी में खूब जम के पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो मॉडल होता है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और सबसे बेस्ट अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें अमेरिका में, तो वहाँ जो मोस्टली चलती है वो निजी अर्थव्यवस्था चल रही है इस समय, ठीक है। और अगर हम बात करें चीन की, तो चीन में चलती है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। ज्यादातर चीजें किसके हाथ में है, कंट्रोल किसके हाथ में, सरकार के हाथ में, ठीक है, चीन की सरकार के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 55।
क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोह क्रम में लिखिए। ठीक है, अवरोह क्रम का मतलब हो गया सबसे बड़ा बताना है, पहले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, फिर बताना है उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आप सबको पता है, नंबर 1 पे कौन है, अफ्रीका। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है, उत्तरी अमेरिका। नंबर 3 पे कौन है, दक्षिणी अमेरिका। अब देखो ये 6th क्लास की ज्योग्राफी से आया है, इसमें तो कुछ याद कराने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने देखा ही होगा। मैंने आपको 10 बार ये वाला मैप दिखाया, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कौन सा भूभाग बड़ा है, कौन सा भूभाग छोटा है। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका यूरोप, और उसके बाद आएगा आपका, सॉरी, नंबर 3 पे आएगा यूरोप, नंबर 4 पे आएगा आर्कटिक। अब देखो इसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखा ही नहीं है, तो आप दिमाग मत लगाना कि इतने नंबर पे तो ऑस्ट्रेलिया आता है, इतने नंबर पे एशिया आता है, ये दिमाग मत लगाना। यहाँ जो लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे नंबर 1 पर आता है एशिया, नंबर 2 पे आता है अफ्रीका। ठीक है, अगर हम विश्व मैप के अकॉर्डिंग देखें तो, लेकिन इन्होंने महाद्वीपों के नाम ही दे दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, मैंने लास्ट में आपको बताया है आर्कटिक, लेकिन सॉरी, लास्ट में आएगा यूरोप। ठीक है, लास्ट में आएगा यूरोप, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। पहले आर्कटिक आएगा, फिर बाद में आएगा यूरोप। ठीक है, यूरोप जो है वो सबसे छोटा है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिका और यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है वह अवस्थित है किस पर है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, या इसको बोलते हैं विषुवत व्रत। ठीक है, ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, सॉरी ये है ऊपर वाली कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी निकल रहा है मुंह से। तो ऊपर वाली कौन सी है, कर्क रेखा, नीचे वाली कौन सी है, मकर रेखा। इन्होंने पूछा है दक्षिणी ध्रुव व्रत कौन सा है, और दक्षिणी ध्रुव व्रत जो है यानी कि ये जो है 66.5 डिग्री। ठीक है, ये कितना है, 66.5 डिग्री उत्तर, और ये है 66.5 डिग्री दक्षिण। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, एस का मतलब होता है साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन में बोला गया है कि किस स्थान विशेष पर समय की समझ की गणना हेतु निम्न में से किस पूर्व संप्रत्यायों की आवश्यकता होती है। यानी किसी स्थान विशेष पर समय की समझ, समय का हिसाब लगाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजों की हमें यहाँ पर जो जरूरत है वो पढ़ने वाली है। पहला है इसमें पृथ्वी की परिक्रमा, दूसरा है स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से इसकी तुलना। ठीक है, तीसरा है स्थान विशेष अक्षांश और ग्रीनविच से इसकी तुलनात्मक दिशा, और चौथा है स्थान विशेष के देशांतर। ठीक है, सब में स्थान विशेष दे रखा था, लेकिन इन्होंने बोला है देशांतर। टाइम का हिसाब लगाने के लिए कभी भी अक्षांश की जरूरत नहीं होती, कभी भी अक्षांश की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अक्षांश की जरूरत किसके लिए होती है, ताप कटिबंध के लिए। ठीक है, टाइम के लिए नहीं होती। टाइम किसके हिसाब से देखते हैं हम, देशांतर के हिसाब से। देशांतर किस हिसाब से खींचे गए हैं, सूर्य की रोशनी के हिसाब से। ठीक है, और ग्रीनविच से इसकी तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। देखो कभी भी हम टाइम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री पर एक देशांतर खींचा गया है, उसको हमने 0 डिग्री माना है, क्योंकि ये ग्रीनविच स्थान से निकला है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच बोलते हैं, ग्रीनविच देशांतर। ठीक है, ये हमने माना है यहाँ पर, मान लो दिन के 12 बजे, तो इधर जाएंगे तो टाइम जो होगा वो प्लस होएगा, इधर जाएंगे तो टाइम होगा माइनस। तो यही बात इन्होंने बोला है कि ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा, अगर ग्रीनविच से मतलब 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 घंटा, अगर जितनी डिग्री जाएंगे उतने ही उसमें प्लस हो जाएगा, जितनी डिग्री इधर जाएंगे इतने ही समय जो है इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों की हमें जरूरत होती है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन नंबर है 58। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी देर लगती है, 360। तो वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री घूमने में उसको कितनी देर लगती है, 1 घंटा। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर रात के 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये है हमारी, क्या है, ये हमारी ग्लोब। ठीक है, ये क्या है हमारा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इन्होंने बोला है 0 डिग्री देशांतर पे कितने बज रहे हैं, 12। ठीक है, अब इन्होंने बोला है 15 डिग्री पश्चिम में। 15 डिग्री पश्चिम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, 15 डिग्री पश्चिम में मान लो ये वाली रेखा है, तो 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा टाइम अगर इधर है तो कितने बजे होंगे। तो मैंने बताया जब भी हम इधर वाले टाइम, पूर्व वाले टाइम की बात करेंगे
तो हम कर देंगे उसमें प्लस, और कभी भी हम इधर वाले टाइम की बात करेंगे तो हम कर देंगे उसमें माइनस। तो 12 में से 1 गई तो क्या होगा, 11 बजे होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह कहाँ होगी, भारत में। ठीक है, उसके बाद कहाँ होगी, ग्रीनविच पर, फिर उसके बाद कहाँ होगी, अमेरिका में। तो अगर हमारे यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो ठीक है, ग्रीनविच पे 5.5 घंटे पीछे बज रहे होंगे, यानी कि वहां पर अगर हमारे यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो वहाँ सुबह हो रही होगी। ठीक है, सुबह के 4-5 बज रहे होंगे, तो उस तरह से हमें देखना है। तो कितने बज रहे होंगे, तो वहां पर हो रहे होंगे 11 PM। ठीक है, कितने हो रहे होंगे, 11 PM हो रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, और देखो ये ओल्ड एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। देखो ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या अंतर है, बस इतना अंतर है कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा हैं, और न्यू एनसीईआरटी में इन्होंने कुछ चैप्टर काट दिए हैं, क्योंकि वाकई में जो 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों के हिसाब से जो सिलेबस था वो काफी ज्यादा था। सीटेट के हिसाब के बच्चों का सिलेबस ज्यादा नहीं था, उसके हिसाब से सही था। लेकिन जो एनसीईआरटी ने जो काटे हैं चैप्टर, वो काटे हैं उन बच्चों की वजह से। ठीक है, सीबीएसई से बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, सिलेबस कम कर दिया है ताकि बच्चों पर ज्यादा लोड ना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय वाला बताना है। ठीक है, इसमें इन्होंने शीतोष्ण वाला भी दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय वाला भी दे रखा है, तो हमें केवल कौन सा देखना है, उष्ण कटिबंधीय वाला देखना है। तो पहला इसमें दिया गया है, मध्य एशिया में स्टेपेज होता है, घास का मैदान होता है। बिल्कुल सही बात है, मध्य एशिया में कौन सा घास का मैदान होता है, स्टेपेज। ठीक है, और वो जो घास का मैदान होता है वो होता है शीतोष्ण। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका में होता है बेल्ट, और ये भी कौन सा है, शीतोष्ण का है। और तीसरा है अर्जेंटीना में होता है पंपास, और जो पंपास है वो भी कौन सा है, शीतोष्ण घास का मैदान है। और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, पंपोज। ठीक है, सॉरी कंपोज। अब देखो कैसे पता चलेगा, देखो ऐसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा कौन सा शीतोष्ण है कौन सा उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप तो याद होगा, और नहीं है तो भाई आप अपने कमरे में एक वर्ल्ड मैप लगा ले जिसमें सारे देश दिखाए गए हो, सारे महाद्वीप दिखाए गए हो, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। देखो मध्य एशिया कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर। देखो ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तर, और ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो इसके बीच में जो आएंगे वो उष्ण कटिबंधीय है, इससे ऊपर जो आएंगे वो शीतोष्ण, और जिससे नीचे जो आएंगे वो भी शीतोष्ण। ठीक है, इस तरह से लाइनिंग है। तो इधर जो आएगा वो आएगा, देखो दक्षिणी अमेरिका का देश आएगा ब्राजील। ठीक है, वहीं अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से तीनों लाइन होके गुजरी है। ठीक है, कौन कौन सी, 0 डिग्री देशांतर, और ये वाली भी मका सॉरी कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों लाइनें गुजरी है। लेकिन ये जो है दक्षिण अफ्रीका है वो मकर रेखा के नीचे की तरफ है। ठीक है, अब क्योंकि 23.5 डिग्री से नीचे है तो शीतोष्ण होगा। ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद करती थी, मैं अपना आपको बता रही हूँ। अर्जेंटीना जो है वो है आपका दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो अर्जेंटीना की जो घास के मैदान है वो भी इस वाली रेखा से नीचे है, तो आपको ऐसा याद करना पड़ेगा। ठीक है, बुक है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत सारे नोट्स बिक रहे हैं और बच्चे खरीदते हैं। ठीक है, वो ठीक है, आपको नोट्स खरीदना है तो, लेकिन जो सही तैयारी है इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो सही तैयारी है वो होती है एनसीईआरटी बुक खरीद के। ठीक है, अगर आज आपने एनसीईआरटी बुक में पैसे डाले तो आज पढ़ ली आपने, सीटेट के लिए पढ़ ली, फिर टीजीटी के लिए पढ़ ली, फिर वही बुक पीजीटी के लिए पढ़ ली, फिर वो आगे भी आपको काम में आएगी। अगर आप नेट वगैरह कुछ भी देने लगे, या फिर आप किसी क्लास में जाकर पढ़ाओगे तो वहां भी काम आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी बोल दोगे। सरकारी स्कूल में आप पढ़ाओगे तो बच्चे वहाँ के थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास इतना सारा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उनको कंट्रोल कर पाओगे, है ना। तो आपको मस्ट है कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक खरीदें। अगर आप बुक नहीं खरीदते हैं तो आपको लॉस क्या होगा, ठीक है, क्या लॉस होगा, आपको लॉस होगा कि जो आपको नोट्स बनाकर दे रहा है वो कभी भी 100% चीजें नहीं उतारेगा एनसीईआरटी में से। और एनसीईआरटी की जो बुक है वो एक एक लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और हर बात एक बात दूसरी चीज से रिलेट करती है। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, इवन जो बॉक्स में लिखी होती है वो भी, जो पीछे शब्दावली लिखी होती है वो भी। ठीक है, और ये सारी चीज अगर डिटेल में किसी ने नोट्स में उतार भी रखी है तो भी आपको बुक लेने में फायदा है, नोट्स लेने में फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि नोट्स जो हैं वो आपने खुद नहीं लिखे हैं, वो आपको याद नहीं रहेंगे। बुक है, बुक में क्या है, जब आप पढ़ते जा रहे हो तो अंडरलाइन करते जा रहे हो, साइड में कुछ एडिशनल जानकारी भी लिखते जा रहे हो, तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है वो लगभग 2015 की बुक है। ठीक है, 2015 में मैंने सीटेट क्लियर करा था, तो तब से अब तक, अब वो देखो कितना काम आ रही है मुझे, मैं जब से पढ़ती आ रही हूँ, अब मुझे बहुत सारी बुकों के पेज नंबर तक याद है। जैसा कि मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर कराए थे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बता रखा है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया।
तो ये सारे चैप्टर मुझे कैसे याद हुए, क्योंकि उन्हीं किताबों को मैं पलटती हूँ, ठीक है। तो मुझे याद रहता है कि इस तरह का चित्र होगा, इस तरह की ये है, ये जो वर्ल्ड मैप है, ये सब मुझे उन किताबों से रट गए हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि आप एनसीईआरटी की भी बुक खरीदें अगर आपके पास पैसे हो तो, और पैसे ना हो तो एनसीईआरटी की साइट से सारी की सारी बुक अपलोड कर लो, ठीक है। जहां जो दिक्कत है उससे पढ़ो, वो सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, ठीक है। उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। और अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने नोट्स इसीलिए नहीं बनाए थे उसके, क्योंकि मुझे बेनिफिट नहीं लग रहा था। बाकी एमसीक्यू के ऊपर मैंने मेहनत करी है पिछले 2 सालों में, ये कुछ बुक मैंने तैयार करी है जिनके सबके मैंने एमसीक्यू तैयार करे हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो तो केवल एमसीक्यू है उसमें, एमसीक्यू आप खरीद सकते हो। और वो मैंने बताया है आपको 8287789818, ठीक है। इस पर खरीद सकते हो, इस पर मैसेज कर बता सकते हो, और पर बुक का आपको 20 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये प्रीवियस पेपर से भी लिए मैंने, टीजीटी पीजीटी और सीटेट के, ठीक है। और भी जो भी एग्जाम होते हैं, आजकल तो ये सीबीएसई ही ले रहा है ज्यादातर एग्जाम, तो ये वो सारे क्वेश्चन उन एमसीक्यू की जो पीडीएफ है उन सब में आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, ये मिलेंगे क्वेश्चन। और जो आजकल जीके से भी रिलेटेड पोर्शन आ रहा है वो भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको लेंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई वो नहीं है कि आपको पैसे खर्च करने ही है, आप प्लेलिस्ट देखेंगे वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख के बारे में, ठीक है, ये पॉलिटी से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, 6th क्लास की पॉलिटी से। तो क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है, ए है ऑप्शन लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। बी है लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है। देखो यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क है, ये बात सही है, लेकिन कम ऊंचाई नहीं है। हमारे भारत में अगर हम बात करें लद्दाख, तो सबसे ऊंची चोटी, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, लगभग लद्दाख की हाइट उतनी ही ज्यादा है, ठीक है, उतनी ही है। मतलब दुनिया की ऊंची चोटियों में है लद्दाख की गिनती, है ना। तो ये जो लद्दाख है, ऊंचाई की वजह से वहां क्या है, वहां वो जो ये लद्दाख है वो ठंडा एरिया है। वहां क्या होता है, लगभग पूरी ही साल वहां मौसम जो होता है बर्फबारी जैसा रहता है। मतलब अगर थोड़ी सी भी नमी हो जाएगी तो क्या, मौसम इतना ठंडा है, अगर थोड़ी सी भी नमी हो जाती है तो वहां बर्फ के रूप में वो नीचे गिर जाती है। अब हवा में नमी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बारिश वहां होती नहीं है, बर्फ ही पड़ती है, तो बर्फ की वजह से वहां क्या हो रहा है, वहां की जो भूमि है वो कैसी हो गई है, वो शुष्क हो गई है, ठीक है। और वहां सांस लेने में तक में दिक्कत होती है, एटमॉस्फेयर में, यानी कि वहां की जलवायु में इतनी नमी कम है कि आप अगर नॉर्मल इंसान वहां जाए तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऐसे करके आप सांस लोगे, ठीक है। वहां पर लद्दाख में इतना ज्यादा रेगिस्तान है। सी है इसमें, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, बिल्कुल सही बात है, बहुत कम वनस्पति है, क्योंकि वहां शुष्कता बहुत है। क्योंकि किसी भी पौधे को जीवित रहने के लिए पानी और भूमि और सूर्य की जरूरत होती है। सूर्य का प्रकाश तो वहां एक बार को मिल भी जाए, लेकिन पानी की बहुत भारी कमी है, क्योंकि पानी का मैंने बताया जरा भी नमी हो जाए तो क्या होता है, बर्फ के रूप में वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो पानी होता ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी सही है, और सॉरी बी वाला तो मैंने गलत बताया था, ए और सी सही है, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर है 61, और 61 में बोला गया है निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है वो हमें बताना है, ठीक है। पहला है इसमें इसमें है महाद्वीपीय संहित सिलिका एवं मैग्नीशियम, ठीक है। यानी कि जो महाद्वीप बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, सिलिका और मैग्नीशियम के बने हुए हैं। नहीं, ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं सिलिका और एल्युमिनियम के, ठीक है। और सिलिका मैग्नीशियम के क्या बना हुआ है, महासागरों की सतह बनी हुई है, ठीक है। महासागरों की सतह किसकी बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर महाद्वीप को दे रखा है। अब इन्होंने बोला है महाद्वीप की जो पलपट्टी है वो किसकी बनी हुई है, सिलिका लोहा। सिलिका लोहे की नहीं बनी हुई है, सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई है, ठीक है, सिले बोलते हैं। सी तो इससे लिया है, और एल्युमिनियम से लिया है ए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिले भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सी है कोर या कोड, वो किससे बना है, वो जो लेयर है वो बनी हुई है निकेल और लोहा से, ठीक है। कहीं कहीं निकेल और फेरस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल और केवल सी सही है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। केवल और केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया।
रिपीट पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही पूछा जाता है कि मौसमी पवनों का उदाहरण है। कौन सा है मौसमी पवनों का उदाहरण? पहला है भारत में मानसून पवने, दूसरा है भारत के उत्तरी मैदानों की लू, तीसरा है पूर्वी पवने, चौथा है पश्चिमी पवने। तो इसका 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में मानसूनी पवने। कब आती हैं? जून से जुलाई के बीच में, ठीक है। लगभग 1 जून को केरल के तट पर आती हैं और पूरे भारत में 30 जून तक पूरे भारत में ये फैल जाती हैं। और कब लौटता है मानसून? जाता तो जून में है और आता कब है? अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी ABC द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। जल से संबंधित कुछ कथन बनाए हैं बच्चों ने और हमें बताना है कि कौन सा कथन उन्होंने सही बनाया है और कौन सा गलत। यानी कि हमने टॉपिक दिया था कि भाई जल के ऊपर तुम कुछ लाइन लिखो, ठीक है। यानी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जल वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हमने बोला हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब जल के ऊपर तुम कुछ लाइन लिखो, ठीक है। तो कुछ समझदार से बच्चे हैं, उन्होंने कुछ लाइन ठीक लिखी है, कुछ कुछ की समझ में कम आया तो उन्होंने गलत लिखी है। तो हमें यही देखना है कि कौन से बच्चे ने कौन सी लाइन जो है वो ठीक लिखी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ए, जब तेज वायु सागर की पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। हाँ, देखो ये सागर है और पवनें जो जा रही हैं वो ऐसे उसको पानी को छू रही हैं, ठीक है, पानी पर प्रहार कर रही हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे एक कटोरे में पानी भरो, ठीक है, और उसको पंखे के नीचे रख दो बिल्कुल, तो आप देखेंगे पानी हिलेगा। क्यों हिल रहा है भाई? हमने तो उस पर उंगली भी टच नहीं करी, कुछ नहीं करा, उसके बाद भी पानी हिल रहा है। किसकी वजह से? पंखे की हवा की वजह से। हवा प्रेशर डाल रही है, ठीक है। और या फिर आप कूलर के आगे रख दो वही कटोरा तो ज्यादा हिलेगा उसका पानी। तो वो जो तरंगे उत्पन्न हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? हवा के वेग की वजह से हो रही है। तो ये बात जो है वो पूरी तरह से सही है कि महासागर की पूरी सतह का जो जल है जब उस पर वायु रगड़ा खाती है तो तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। बी है इसमें तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। देखो तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न नहीं होती है। सुनामी कब आती है? जब महासागरों में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जब महासागरों में भूकंप आता है, ठीक है। जो प्लेटें आपस में टकराती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जैसे एक कटोरे में पानी भरेंगे, ठीक है, अब उस कटोरे में अगर बीच में से बम फोड़ेंगे तो क्या होगा? पानी ऊपर आएगा ना, ऊपर कहाँ आएगा? तटों में भर जाएगा, ठीक है। जो बीच है उनमें उनको पार करता हुआ स्थल में भाग जाएगा, है ना। तो यही होता है सुनामी में। और कई बार ज्वालामुखी उद्गार की वजह से होता है, कई बार उसकी वजह से होता है, लेकिन वायु की वजह से नहीं होगा। तेज वायु कब चलेगी? जब तूफान आएगा, ठीक है। चक्रवात या तूफान किसकी वजह से आते हैं? वायु की वजह से। सी है इसमें ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है? नहीं, तरंगों के प्रकार नहीं है। ज्वार भाटा किसका प्रकार है? अच्छा ये हटाना रह गया है। तो ये ज्वार भाटा किसका प्रकार है? ये लहरों का प्रकार है, तरंगों का नहीं, ठीक है। ज्वार भाटा में क्या होता है? सारा जल ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ आता है और ये 24 घंटे में 2 बार होता है। तो कौन सा सही है? केवल और केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 64 और 64 में बोला गया है इसमें से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित है? बेल्ट कहाँ है? बेल्ट एक घास का मैदान है और ये बेल्ट जो घास का मैदान है ये कहाँ है? ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में, है ना। बेल्ट कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो बेल्ट घास का मैदान है उसमें किस तरह का उत्पादन होता है? तो पहला है भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग होता है। अब देखो बेल्ट जो है वो 23.5 डिग्री देशांतर से नीचे है, सॉरी अक्षांश से नीचे है। देखो ये है आपका अफ्रीका और ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश और ये वाली कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिण। और इससे नीचे है क्या है? अफ्रीका। अब अफ्रीका में ठंड होती होगी, शीतोष्ण वाला हो गया ना, 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर दोनों में शीतोष्ण वाला हो गया। तो शीतोष्ण वाला है यानी कि ठंड पड़ती होगी, ठंड पड़ती होगी तो वहां के लोग भेड़ बकरी पालते होंगे, तो फिर ऊनी उद्योग फलता फूलता होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही। और यहाँ पर याक पालन नहीं होता है, ठीक है, ऊंट पालन भी नहीं होता है, गेहूं की खेती भी नहीं होती है। देखो ऊंट पालन कहाँ होता है? ऊंट पालन होता है रेगिस्तान में, ठीक है। तो कौन सा रेगिस्तान? हमारा सहारा रेगिस्तान, जो कहाँ है? अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान, जो 11 देशों से घिरा है। थार रेगिस्तान कहाँ है? भारत में, ठीक है, ऐसे में होता है। और गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? गेहूं का उत्पादन, अगर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन की हम बात करें तो वो होता है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान है? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है स्टेपीज नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, प्रेरी, हाँ उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है प्रेरी और प्रेरी में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 65, कथन है ए और बी
और पर विचार करें तथा सही विकल्प या सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, ए है कोलार की खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है। ठीक है, जो अयस्क के खनन को बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया बनाती है, यानी कि यहाँ से लोहा निकालने में, सॉरी, कोलार की जो खाने हैं वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार की खानों में से सोना जो निकलता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बी है भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है, ए और बी। पूरे भारत में अगर हम सोने की खान की बात करें तो केवल और केवल कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 66। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है, यानी कि दोनों में कौन सा लक्षण है जो समान है। अब देखो, बायोगैस एक बार जलाएंगे खत्म हो गई तो वापस नहीं मिल सकती। ठीक है, ईंधन भी यही है। ठीक है, एक बार जल जाएगा, राख बन जाएगा, फिर वो दोबारा कुछ काम नहीं आ सकता। तो ये क्या है, ये है परंपरागत। ठीक है, गैर परंपरागत कौन से ईंधन होते हैं, जिनका हम बार बार यूज करें, कितने भी बार यूज करें वो खत्म नहीं होता। ठीक है, जैसे जल एक संसाधन है, जल आपको हमेशा मिलता रहेगा अगर आप उसको दूषित ना करें तो। ठीक है, तो जल कैसा है, जल है नवीकरणीय संसाधन या फिर गैर परंपरागत। ठीक है, एक ही बात है। तो ये कौन से हो गए, दोनों के दोनों परंपरागत हो गए, क्योंकि एक बार अगर हम इसको यूज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो ऑप्शन है इसके विषय में सही है। पहला है दोनों को बनाने में लगभग समान समय लगता है। ठीक है, गलत है। ईंधन जो होता है वो लकड़ी वगैरह का या कोयले वगैरह का होता है। ठीक है, बायोगैस किससे बनता है, कूड़े वगैरह की वजह से बनता है। तो ईंधन को बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, बायोगैस तो बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, कुछ ही हफ्तों में बन जाता है। दूसरा है दोनों गैर परंपरागत स्रोत हैं, नहीं, दोनों कौन से हैं, परंपरागत स्रोत हैं। तीसरा है दोनों हरित प्रभाव का कारण बनते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, जो ऊष्मा आ रही है, उसको पृथ्वी पर रोकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहन निर्वाह कृषि संबंध है। ठीक है, कौन सी गैर निर्वाह कृषि से संबंधित है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देख रहे हैं। पहला है इसमें छोटे भूभाग और साधारण औजार। ठीक है, ये जो कृषि की जाती है ये की जाती है छोटे भूभाग और साधारण औजार से। भी है संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि सी में अर्ध शुष्क क्षेत्र में की जाती है, नहीं, ये जो कृषि की जाती है ये की जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में नहीं की जाती। डी है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु होती है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें सी नहीं है वही सही होगा, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, हमारे यहाँ जो खेती की जाती है, हमारे यहाँ जो किसान खेती करते हैं वो एक छोटा सा भूभाग होता है, उनके पास छोटी सा खेत होता है, उस पे ही उसमें ही वो 2-3 फसल ले लेते हैं। ठीक है, पूरे दिन रात मेहनत कर कर ट्रैक्टर से या जैसे भी वो चलाते हैं काम अपना। ठीक है, बीज खाद डालकर ज्यादा से ज्यादा उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं, खाद वगैरह डालकर, और 2 से 3 फसलें आराम से वो लेते हैं। इसको ये बोलते हैं गहन कृषि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 68। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। विविधता नहीं है लेकिन असमानता का उदाहरण है, कौन सा। पहला है धर्म का अंतर, दूसरा है मातृभाषा का अंतर, तीसरा है आर्थिक स्तर का अंतर, चौथा है खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा विविधता का उदाहरण नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या आर्थिक स्तर जो है वो विविधता है ना। कई बार मतलब अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो आर्थिक स्तर जो होता है वो विविधता नहीं होती। आर्थिक स्तर का मतलब होता है गरीब और अमीरी। ठीक है, गरीबी और अमीरी क्या है, ये विविधता नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये आर्थिक अंतर है। विविधता क्या होती है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग जब एक साथ आते हैं उसको बोलते हैं विविधता। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाएं। ठीक है, इस आधार पर विविधता होती है। गरीब और अमीर के आधार पर विविधता नहीं होती। ठीक है, ये कैसा है, ये आर्थिक स्तर का अंतर है। ठीक है, और सामाजिक जो अंतर होता है वो विविधता के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामाजिक अंतर क्या होता है, जाति और धर्म के आधार पर होता है सामाजिक अंतर। ठीक है, किसी को अच्छा बताया जाता है समाज में, कुछ धर्म को या कुछ जाति को उसको कम बताया जाता है, तो वो किससे संबंधित होता है। अगर सामाजिक अंतर की बात करी जाए तो विविधता के अंतर्गत आता है। अगर इसमें अर्थ की बात करी जाए, पैसों की बात करी जाए,
अमीरी और गरीबी की बात करी जाए तो ये असमानता होती है, ना कि विविधता होती है। ध्यान रखना, कई बार ये एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर है 69 और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69 में कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होगा। पूर्वाग्रह क्या होता है? पहले से ही हम किसी को देखे या जाने बिना उसके बारे में कोई भी धारणा या विचार बना लेते हैं। ठीक है, किसी को देखकर आप ये सोच सकते हैं कि अरे यार, ये बाल वाल नहीं कड़े हुए, कैसा अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसका मतलब ये गरीब है। ठीक है, इसका मतलब इसको कोई सभ्यता नहीं है, मैनर्स नहीं। हो सकता है वो बेचारा अपने घर से काम करके निकला हो, उसको ना मिला हो टाइम नहाने धोने का, ठीक है, सजने संवरने का। ठीक है, ये भी तो हो सकता है वो लड़की जल्दी जल्दी खाना बना के और घर का सारा काम निपटा के कॉलेज के लिए निकली हो, उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो, घर में कोई ना हो काम करने वाला, तो वो ऐसे ही उठ के आ गई हो जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो हम किसी के बारे में उसको बिना देखे, बिना परखे, उसके बारे में बिना जाने पहले से ही बना लेते हैं कि इस कैटेगरी के लोग बेवकूफ होते हैं, इस कैटेगरी के लोग समझदार होते हैं इस इसके लोग ऐसे हैं और कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं पूर्वाग्रह से संबंधित। ठीक है, तो आइए हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। ए है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, बिल्कुल सही है। नकारात्मक और सकारात्मक इसमें दोनों होते हैं। बी है लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना। ठीक है, किसी को हम देख रहे हैं कि अरे ये ऐसा गंदा सा है तो इसका मतलब ये गरीब है, या फिर ये नहाता नहीं है, या फिर ये है या वो है, मतलब हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितना ज्ञान है। ठीक है, अगर हम देखें महात्मा गांधी दो ही कपड़ों में रहते थे, एक लुंगी ऊपर और एक ऊपर से कोई एक कपड़ा, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है या फिर वो ऐसे ही दिखाई देते हैं, है ना। तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो किसी को देखकर, उसको जाने बिना, समझे बिना, परखे बिना अपने माइंड में उसके बारे में गलत और सही धारणा बना लेना क्या है? पूर्वाग्रह। यानी कि पहले से ही हमने अपने मन में मान लिया कि वो व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, सी है लोगों को एक ही छवि में बांधना। लोगों को एक ही छवि में बांधना का मतलब हो गया ये रूढ़िवादी धारणा। ठीक है, पूर्वाग्रह नहीं आएगा, ये क्या है? रूढ़िवादी धारणा। 6 क्लास की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 में ये दोनों चीजें दे रखी है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 70 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पारित नहीं किया गया है। ठीक है, ये सारे नियम मतलब इसमें से 3 नियम जो है वो पारित किए गए हैं भारतीय संसद में, लेकिन एक नहीं किया गया है। पहला है राजद्रोह का कानून, दूसरा है घरेलू हिंसा, 2005 में आया था, आपकी पॉलिटी की बुक में दे रखा है। तीसरा है स्ट्रीट वेंडर्स, पथ विक्रेता का अधिनियम। यहाँ पर इस अधिनियम में बोला गया था, ये मुंबई में एक व्यक्ति ने याचिका डाली थी कि भाई हमारा क्या होगा, ये रेहड़ी पटरी वालों को परेशान करते रहते हैं, फुटपाथ पे जो सामान बिकते हैं, ठीक है, अपना छोटा मोटा जो सामान बिकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये हम कहाँ से रोजगार अपने लिए पैदा करें, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया था। और ये है इसमें हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये भी 2005 में ही आया था। ठीक है, तो राजद्रोह वाला जो है वो हमारी संसद ने नहीं बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है निम्नलिखित को पढ़िए। ए है एक राज्य को वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी, ठीक है, वस्तु सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद, राज्यों के बीच विवाद का मामला है। ठीक है, दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, जीएसटी नहीं है। ठीक है, जीएसटी को लेकर जब भी लड़ाई होगी वो राज्य में और केंद्र में होगी। ठीक है, पहले क्या था कि अलग अलग था कि ये वाले टैक्स कौन वसूलेगा, राज्य वसूलेगा, ये वाले टैक्स कौन वसूलेगा, केंद्र वसूलेगा। तो ये दोनों अपने अपने टैक्स वसूलते थे और अपने अपने पास रखते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने हर चीज पे जीएसटी लगा दिया। अब इसमें क्या होता है कि कुछ मुद्दों पर राज्य और केंद्र में लड़ाई हो जाती है। क्यों? वो कहते हैं कि ये यहाँ से तो टैक्स हमको मिलना चाहिए, तो मान लो जीएसटी 100% आ रहा है, तो राज्य बोलेगा इसमें से 70% तो हमारा हो गया। ठीक है, जैसे सिनेमा का जो टैक्स है वो राज्य लेगा, जैसे कृषि से जो टैक्स आएगा वो राज्य लेगा। ठीक है, जैसे कोई दान कर रहा है वो राज्य का हो गया। केंद्र जो है वो अन्य चीजों पर लेता है टैक्स। ठीक है, जो रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं उसका जो टैक्स आता है वो कुछ चीजों पर केंद्र सरकार लेती है, कुछ चीजों पर राज्य सरकार। तो जीएसटी के बंटवारे में कभी भी लड़ाई होगी दो राज्यों के बीच नहीं होगी, केंद्र और राज्य के बीच होगी। बी है नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में दो राज्यों के बीच विवाद का मामला। बिल्कुल सही बात है, इसमें केंद्र का कोई मैटर है ही नहीं। ठीक है, नदी जिस जिस राज्य से होकर गुजर रही है वो आपस में लड़ेंगे। जैसे गंगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार में बह रही है और पश्चिम बंगाल में, तो ये आपस में लड़ सकते हैं कि भाई तुमने तो डैम बना के सारा पानी घेर लिया, हमारी जनता प्यासी है तो हमारी जनता कहाँ से पानी पिएगी, तो तुम अपने डैम भरो लेकिन इतने मत भरो कि हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाए, हमारे यहाँ भी पानी छोड़ो। ठीक है, जैसे यमुना का पानी है, अब दिल्ली वाले जो है वो यमुना के पानी पर काफी मात्रा में डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, कि यमुना के पानी से ही उनका पेट प्यास बुझ रही है, सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अभी गंगा का भी पानी आ रहा है लेकिन यमुना का भी पानी से हमारी प्यास बुझ रही है। तो अगर कोई जहाँ से यमुना निकली है, अगर हरियाणा वाले या जिन जिन क्षेत्रों से
निकल के आ रही है, उन क्षेत्रों वाले अपना डैम बना लें और पानी आने ना दें यहाँ तक, ठीक है, या आए पानी तो कम आए। जैसे कि पिछली बार हुआ था कि यमुना का जो पानी है, केजरीवाल की सरकार ने ये आरोप लगाया था कि हरियाणा से पानी छोड़ा ही नहीं जा रहा है जो दिल्ली आए, दिल्ली पानी नहीं आ रहा तो फिर हम कहाँ से जनता को पानी पिलाएं, ठीक है, तो ये आरोप लगाया था। तो ऐसा विवाद कहाँ होता है? 2 राज्यों में होता है, बिल्कुल सही बात है, केवल और केवल बी सही है, दूसरा सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 72, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहर के प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है? ठीक है, अप्रवासी कौन होते हैं? जो दूसरे क्षेत्रों से आकर हमारे इलाके में बस रहे हैं। प्रवासी कौन है? जो पहले से ही रह रहे हैं, ठीक है। तो प्रवासी मजदूरों के बारे में सही है। पहला है संगठित कार्यबल, दूसरा है लेबर चौक, तीसरा है भूमि मालिक और चौथा है प्रशिक्षित तकनीशियन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, लेबर चौक पर जाकर खड़े होते हैं। कौन होते हैं? ये प्रवासी मजदूर होते हैं, वहां के स्थानीय लोग होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है, अपना कुछ काम करने के लिए नहीं होता है। तो एक चौक होता है हर शहर में, 1 या 2 चौक होते हैं हर शहर में, जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो मजदूर चौक पर जाकर खड़े हो जाते हैं और जिनको अपना काम कराने के लिए लोगों की जरूरत होती है वो उस चौक से उठाकर ले आते हैं, ठीक है। पर डे का 500 या 600 पहले से निर्धारित होता है कि एक व्यक्ति के काम करने का इतना पैसा है, ठीक है। 8 घंटे काम लोगे उससे और आप उसको इतने पैसे दोगे, ठीक है। और इसमें 8 घंटे नहीं होता है, लगभग 7.5 घंटे काम करते हैं वो लोग या 7 घंटे काम करते हैं, क्योंकि आते तो वो 8 घंटे काम करने के लिए हैं, लेकिन बीच में वो 1 घंटे का लंच लेते हैं, 1 घंटे या आधा घंटे के लंच लेते हैं। तो लगभग 7.5 घंटे या 8 घंटे वो काम करते हैं, ऐसा मान सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 73, दादन व्यवस्था क्या है? ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दादन व्यवस्था क्या है? पहला है दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था है, दूसरा है व्यापार व बुनकरों के बीच के व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, तीसरा है सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, चौथा है किसान व साहूकारों के बीच की व्यवस्था है। तो ये किसके बीच की व्यवस्था है? ये व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, ठीक है। यानी कि जो व्यापारी हैं वो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं और बाद में बुनकरों से जब उस सूत का कपड़ा बन जाता है तो व्यापारी खरीद लेते हैं। तो ये जो दादन व्यवस्था थी ये अंग्रेजों के समय में चलती थी और इसमें सारा मुनाफा किसको होता था? व्यापारियों को। व्यापारी कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। तो इसमें बुनकरों को बहुत कम फायदा होता था और या फिर कभी कभी लॉस में भी हो जाते थे। इसलिए ये जो दादन व्यवस्था है इससे गांव की गांव खाली हो गए। मतलब जो बुनकर थे वो रातों रात घर छोड़ के चले जाते थे कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो अंग्रेज हमें जबरदस्ती कपड़े बुनवाएंगे और जब हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम क्यों बुने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है कि 74 में कहा गया है भारत में लोकतंत्र पर आधारित निम्न कथनों को पढ़े, ठीक है। लोकतंत्र के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है वो आपको बताना है। ए है लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में क्या होते हैं? मुक्त और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है। पक्षपात नहीं होता, कोई भी चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, कोई भी किसी को भी वोट डाल सकता है, ठीक है। बी है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होता है, ठीक है। संसद में कौन निर्णय लेता है? जो जनता एमपी चुन के भेजती है वो निर्णय लेते हैं, ठीक है। राज्य की विधायिकाओं में निर्णय कौन लेता है? एमएलए लेते हैं, एमएलए लेते हैं निर्णय, ठीक है। जो भी काम करना होता है ये एमपी और एमएलए लेते हैं और ये इनको कौन चुनकर भेजता है? हम और आप वोट डालकर भेजते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमने गलती करी है कि हमने इनको वोट दी है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन नंबर है 75, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें या सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ए है वॉनित के अंकल चाहते हैं कि, देखो ये केस स्टडी दे रखी है, बुक का ही है ये पैरा, ठीक है, बुक से बाहर नहीं है, जिसमें रूढ़िवादी धारणाओं और पूर्वाग्रह के बारे में समझाया गया है, ठीक है। उसी चैप्टर का है ये और ये लड़के का नाम भी यही है उस चैप्टर में, ठीक है। रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। बिल्कुल सही बात है और ऐसी ही अपेक्षा की जाती है, ठीक है। लोगों लड़कों से क्या अपेक्षा की जाती है कि भाई ज्यादा ज्यादा पढ़ो और अच्छे से अच्छे अंक लेके आओ, ठीक है, और कहीं अच्छी जगह आपकी भर्ती हो। टीचर कोई नहीं बनाना चाहता, ठीक है। हर व्यक्ति अपने लड़के को क्या बनाना चाहता है? आईआईटी में जाए, नीट में जाए, ठीक है, अच्छी पोस्ट पे जाए। बहुत मतलब मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं कि माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा टीचर बने। टीचर तो कोई नहीं बनाना चाहता क्योंकि सबको पता है सबसे कम पैसे टीचर में ही है। सबकी सरकारी नौकरी लगनी नहीं है, जिनकी नहीं लगेगी उनकी पूरा की पूरा जीवन खराब है, ठीक है, जैसे हमारी जैसे लोग। बी है लक्ष्मी लाराकर 27 साल की भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो इन दोनों के संबंध में कौन सी बात कही गई है वो बतानी है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है? तो देखो रोनित वाला तो तोड़ नहीं रहा। लड़कों से क्या अपेक्षा करी जा रही है? ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करो, अच्छी से अच्छी नौकरी लो।
लेकिन यहाँ पर ये जो लक्ष्मी लालाकर है, ये पहली भारतीय महिला इंजन चालिका बनी, यानी कि पहली महिला बनी जो जिन्होंने रेल चलाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक रूढ़िवादी धारणा चली आ रही थी कि बेस्ट ड्राइवर कभी भी महिलाएं नहीं हो सकती, जबकि इन्होंने ट्रेन चलाई है, यानी कि ये जो धारणा बनी आ रही थी कि बेस्ट ड्राइवर नहीं हो सकती महिलाएं। आज ये बोला जाता है अरे महिलाएं ना इसलिए ठोक दिया, लड़की स्कूटी ऐसे चलाती है घुमाती हुई, है ना, ऐसे कई बार मजाक बनता है, रील भी आप देखते हो, लोग भी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं। तो देखो वो इसलिए ठीक से नहीं चला पाती है कि लड़का डेली चला रहा है, लड़की महीने में कभी एक बार स्कूटी निकाल ली, 2 बार स्कूटी निकाल ली। ठीक है, अगर आवर्स देखो कि महिला कितनी आवर्स बाइक चला रही है, स्कूटी चला रही है, और पुरुष कितनी देर स्कूटी, बाइक या गाड़ी चला रहा है, तो आपको हमेशा पुरुष के आवर्स ज्यादा दिखेंगे। अब जो ज्यादा चला रहा है वो परफेक्ट हो जाना है एक दिन बाद, ठीक है, जो कम चला रहा है वो परफेक्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो परफेक्ट हो जाता है फिर वो बोलता है कि भाई महिलाओं को ये नहीं आता। तो ये एक रूढ़िवादी धारणा चली आ रही थी कि महिलाएं रेल नहीं चला सकती, महिलाएं जहाज नहीं चला सकती, आजकल महिलाएं सब कुछ चला रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। मैं उन लड़कों को बोलना चाहती हूँ जो लड़कियों की हंसी उड़ाते हैं, देखो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ये रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? बी वाला, और पहले वाला नहीं तोड़ रहा। देखो जो लड़के लड़कियों की हंसी उड़ाते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जितनी आपको मिली है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करो, और बिल्कुल खुले मन से एक्सेप्ट करो। आंखें बंद करने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, दुनिया में अंधेरा नहीं छा जाएगा। अगर आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं तो अंधेरा आपके दिमाग में है। ठीक है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है मतलब आपके दिमाग में अंधेरा है, दुनिया में तो उजाला ही रहेगा। आपने अपनी आंख बंद कर रखी है, आपका लॉस होगा, आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, आंख खोलोगे तभी दिखाई देगा। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि लड़कियों को उतने अवसर नहीं मिलते हैं जितने लड़कों को मिलते हैं। ठीक है, मैं एक महिला हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं स्कूटी चलाऊं। ठीक है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां की बहुएं स्कूटी नहीं चलाती है मेनली। ठीक है, और मुझे सिखाने के लिए एक मेल को जाना पड़ेगा, मेल में भी वो मेरा हस्बैंड होना चाहिए, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आसपास का जो माहौल है, अगर पीछे भाई या पिता या पति के अलावा कोई और बैठा है सीट पे, पीछे वाली सीट पे, तो फिर समाज बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा कि बताओ किसके साथ बैठ के घूम रही है, किसके साथ बैठी थी, ये वो 4 तरह की बातें बनती है। ठीक है, तो मैं स्कूटी नहीं सीख पा रही, क्यों नहीं सीख पा रही? मेरे घर पे है स्कूटी, टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं है, वो सिखाएंगे तब मैं सीखूंगी, है ना। अगर मैं लड़का होती तो क्या होता? तो जिस दिन मेरा मन आता उस दिन स्कूटी लेके निकल जाती, कोई अपना दोस्त पकड़ती कि भाई तू मुझे सिखा दे, ठीक है, कोई भाई या कोई भी, या कहीं बाहर जाकर सीख लेती। अब मुझे सीखना है तो मेरे पीछे एक व्यक्ति रहेगा, तब मैं सीख पाऊंगी। अब उस व्यक्ति को जब टाइम होगा तब वो सिखाएगा। ठीक है, अगर मैं सीख भी जाऊं बाई चांस, ठीक है, मैंने सीख भी लिया और मैं रोड पर चलाऊंगी, तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड से अच्छा नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला सकती? अब वो पिछले 20 साल से लगभग चला रहे हैं, ठीक है, 15-20 साल से चला रहे हैं, वो बाइक, स्कूटी, स्कूटर जो भी चलाते हैं, सारी व्हीकल चलाने जानते हैं वो। ठीक है, और मैं आज चलाना सीख रही हूँ। ठीक है, आज में भी मैं कितना चला पाऊंगी? ज्यादा सब्जी ले आई, बच्चों को स्कूल ट्यूशन से ले आई, वो जो 4-6 किलोमीटर डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके बराबर मेरे को प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड से अच्छा नहीं चला पाऊंगी। बिल्कुल सेम यही कंडीशन होती है, जितने भी ये ऑनलाइन पढ़ रही हैं वो ज्यादातर लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के नहीं पढ़ते हैं। लड़के तो कोचिंग में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है लड़कों के मुकाबले, ये बात सही है। ठीक है, और आपको ये जो लड़कियां दिख रही हैं, किसी भी आप कोचिंग सेंटर में जाओ तो आपको 50% लड़कियां नहीं दिखाई देती, पहली रो, दूसरी रो, बस। ठीक है, हद करके तीसरी रो, आगे पीछे की जो 10 रो है वो लड़कों की ही होती है। क्यों होती है? बाकी की देखो, हर घर में ज्यादातर एक लड़की एक लड़का होता है, ज्यादातर। ठीक है, 80% परिवारों में एक लड़की एक लड़का होता है, 20% परिवार ऐसे होते हैं कि 2 लड़के हो गए या 2 लड़कियां हो गई। ठीक है, तो बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? बाकी की लड़कियां घर पर हैं, वो कुछ नहीं सीख पा रही हैं, क्योंकि हमारा समाज इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 76, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? किसको? जीवन का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। ठीक है, 21 में बोला गया है जीवन के अधिकार से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77, और देखो ये कई जगह दे रखा है, एनसीईआरटी में, पॉलिटी की 7th क्लास में भी दे रखा है, पॉलिटी की 8 में भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 77, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के नीति निर्देशक तत्व की स्थापना करना चाहते हैं। 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में दे रखे हैं नीति निर्देशक तत्व, और उसमें किस तरह के राज्य की कल्पना की गई है वो हम देख रहे हैं। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र की, दूसरा है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की, तीसरा है कल्याणकारी लोकतंत्र की, चौथा है पुलिस राज्य की। तो पुलिस राज्य की नहीं की गई है, इन तीनों की कल्पना की गई है कि हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है, लोकतंत्र है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। सामाजिक आर्थिक का मतलब है सबको बराबर मौका मिले पढ़ने लिखने का, जॉब करने का।
ठीक है, सबको जो गरीबी है वो कम हो, ठीक है, आर्थिक का मतलब है गरीबी कम हो, आर्थिक लोकतंत्र यानी कि गरीबी कम हो, ठीक है, कल्याणकारी राज्य यानी कि सबका भला हो। तो जिसमें डी नहीं रहेगा वो सही रहेगा, तो पहले में डी नहीं है वही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 78, भारत के उच्चतम भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? उच्चतम, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुखिया कौन होता है? पहला है भारत के राष्ट्रपति होते हैं, नहीं। दूसरा है फेडरल कोर्ट, इंडिया के न्यायाधीश होते हैं, नहीं। तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यान्ह भोजन यानी कि मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत कहां से हुई थी? तमिलनाडु से। क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी कि वहां पर बच्चों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। तो एक महापुरुष जा रहे थे निकल कर, उन्होंने बोला बच्चों से कि बेटा तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि हम खाना जुटा रहे हैं दिन में, ठीक है, अगर हम स्कूल चले जाएंगे तो खाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई बात तो इन बच्चों की सही है, तो हम क्या करें कि बच्चों को खाना स्कूल में मिले, ताकि बच्चे खाना जुटाने के चक्कर में पूरा दिन वेस्ट ना करें, कुछ पढ़ें। तो इसलिए मिड डे मील चलाया गया सबसे पहले तमिलनाडु में, कि बीच का जो खाना है, दोपहर का जो खाना है, वो बच्चों को वहीं मिलेगा, खाना जुटाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये वहीं तमिलनाडु से शुरू हुई, बहुत ही सही चीज है, दिल्ली में भी है ये। और दिल्ली में मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, वो मैं एक बार मेरी उनसे बात हो रही तो मैंने कहा इसका क्या ही मतलब है, तो उन्होंने बोला नहीं, आज भी बहुत सारे लोग दिल्ली में भी ऐसे हैं जो बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं दे सकते, ठीक है, बच्चों को छोले राजमा नहीं खिला सकते, क्योंकि ये महंगी चीज है, ठीक है, तो बच्चे उनके कुपोषित ना हो इसके लिए खाना बंटना चाहिए। अब देखो और प्रदेशों की तो मैं नहीं गारंटी ले रही, लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उनके स्कूल में क्या होता है, जब मिड डे मील आता है, ठीक है, डेली जो खाना आता है, उसमें हर रोज एक टीचर की ड्यूटी लगती है, कोई एक टीचर खाना टेस्ट करेगा और बताएगा ये खाना खाने लायक है या नहीं है, हाइजीनिक है या नहीं। अगर वो पास कर देगा तो फिर बच्चों को सर्व होगा, यानी कि डेली एक टीचर टेस्ट करता है, ठीक है, देखता है उसको, तो बच्चों को अच्छा खाना मिलता है। जिस दिन भी गड़बड़ होगी, जिस टीचर की ड्यूटी होगी, वो टीचर तलब करा जाएगा कि भाई ये खाना खा के बच्चे बीमार क्यों पड़ गए, तो तुमने ठीक से टेस्ट क्यों नहीं करा खाना, ठीक है। तो खाना टेस्ट करने की जिम्मेदारी टीचरों की होती है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर है 80, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास एवं क्रियान्वयन कर रही है। मध्यान्ह भोजन यानी मिड डे मील के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? लक्ष्य नंबर 2, ठीक है, लक्ष्य नंबर 2 को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई बच्चा भूखा ना रहे, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन रहेंगे हम कल खत्म कर लेंगे, पूरा कल खत्म हो जाएगा ये, कंटेंट बेसिस जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कल के बाद हम क्या करेंगे, वो वाली पेडागोजी वाली क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, फिर हम पेडागोजी डिस्कस करेंगे 2-3 दिन तक, है ना। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इस तरह की और मैराथन चाहते हैं, देखो कल तो आएगी ये तो निश्चित है, पहले से मैंने सेट करके रखे हैं क्वेश्चन। अगर और ज्यादा आप इस तरह की ही क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपने कंटेंट काफी ज्यादा रिविजन कर लिया है और आपको अब पेडागोजी वाले क्वेश्चन चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कितनी मैराथन और कितने टाइम की मैराथन आपको चाहिए, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको अगर किसी को भी नोट्स लेने हैं, यानी कि एमसीक्यू लेने हैं, ठीक है, तो आप मुझे किस नंबर पर बोल सकते हैं, 8287789818 पर, ठीक है, इस नंबर पर मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। पर बुक का 20 रुपीज है। और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको फर्स्ट रिवीजन करना है, जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, उनको आप मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, और वो जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है उन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू द चैनल पर जाना, चैनल ओपन हो जाएगा, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर 3-3, 4-4 घंटे की प्लेलिस्ट है, आप उन सबको कंप्लीट कर लीजिए। 7 दिन का समय है, 7 दिन में बहुत आराम से सारी प्लेलिस्ट कवर हो जाएंगी, तो प्लीज कवर कर लीजिए और अपना जो सीटेट है उसमें अपना 100% दीजिए। और आई होप कि आप सबका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा 7 और 8 तारीख को जो पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।